स्टडी वर्ल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो सिर्फ स्टेट्स और सिटीज ही नहीं दिखते, बल्कि पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और पठार भी दिखते हैं। आज हम इसी नक्शे की गहराई में उतरेंगे। और खास तौर पर हमारा फोकस रहेगा भारत के मुकुट पर, द नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तरी पर्वत। और ये क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होने वाली है, तो हर फैक्ट को ध्यान से सुनना होगा। जी, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टॉपिक नहीं है। ये पहाड़ भारत के क्लाइमेट, रिवर्स, कल्चर और यहाँ तक कि हिस्ट्री को भी शेप देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस विशाल देश को समझने के लिए ज्योग्राफर्स इसे कुछ हिस्सों में बांटते हैं, है ना? एक 30,000 फुट व्यू से देखें तो भारत कैसा दिखता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए जैसे भारत एक बहुत बड़ा घर है जिसके अलग-अलग कमरे हैं और हर कमरे का अपना यूनिक कैरेक्टर है। अच्छा, तो मुख्य रूप से हम इसे 6 बड़े हिस्सों या डिविजन्स में बांटते हैं। 6 हिस्से। ओके, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे ऊंचा हिस्सा है इसकी छत यानी द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये सिर्फ एक बाउंड्री नहीं बल्कि मौसम को कंट्रोल करने वाली एक विशाल दीवार है। ठीक है। फिर उस छत से उतरकर हम आते हैं भारत के आंगन में, द नॉर्दर्न प्लेन्स, विशाल उत्तरी मैदान। ये वो उपजाऊ इलाका है जो हमारी फूड सिक्योरिटी की रीढ़ है। गंगा यमुना का मैदान जिसे हम हार्टलैंड भी कहते हैं। और इसके बाद पश्चिम में है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब थार मरुस्थल। ये भारत का एक सूखा लेकिन कल्चरली बहुत रिच हिस्सा है। राइट। फिर आता है घर का सबसे पुराना और मजबूत हिस्सा, द डेक्कन प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का एंशिएंट हार्टलैंड है जो खनिजों से भरा है। और मुझे लगता है कि 2 हिस्से और बचे हैं। समुद्र के किनारे वाले। बिल्कुल। 5वां हिस्सा है द कोस्टल प्लेन्स, हमारे समुद्र तटीय मैदान जो ट्रेड और टूरिज्म के लिए वाइटल हैं। और आखिर में छठा हिस्सा है द आइलैंड्स, मतलब अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप, जो भारत की स्ट्रेटेजिक और इकोलॉजिकल वेल्थ हैं। कमाल है, ये 6 हिस्से मिलकर ही भारत की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो आज की यात्रा में हम सबसे पहले सबसे ऊंचे और शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्से से शुरू कर रहे हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स। सही कहा। और यहाँ भी एक दिलचस्प मोड़ है। ज्यादातर लोग जब नॉर्दर्न माउंटेन सुनते हैं तो सीधे हिमालयाज के बारे में सोचते हैं। हाँ, मेरे दिमाग में तो वही आता है। लेकिन कहानी उससे भी पुरानी है। जियोलॉजिस्ट इसे आसानी से समझने के लिए 2 मेन हिस्सों में देखते हैं। पहला है ट्रांस हिमालयाज और दूसरा है हिमालयाज। एक मिनट, मतलब ट्रांस हिमालयाज और हिमालयाज एक ही चीज नहीं है? ये तो मेरे लिए भी नई बात है। यही तो फैसिनेटिंग पॉइंट है। ट्रांस हिमालयाज हिमालयाज के भी उत्तर में है और जियोलॉजिकली ये हिमालय से भी ज्यादा पुराने हैं। अच्छा। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये रेंजेस पहले से वहां मौजूद थीं। आज हम इसी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के सबसे पुराने हिस्से यानी ट्रांस हिमालयाज की छानबीन करेंगे। तो हम एक तरह से समय में पीछे जा रहे हैं, हिमालयाज के बनने से भी पहले। ओके, आई एम हुक्ड। तो इस ट्रांस हिमालयन रीजन में क्या-क्या आता है? इसमें मुख्य रूप से 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं यानी पैरेलल माउंटेन रेंजेस आती हैं। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलें तो इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता होगा। बिल्कुल। सबसे उत्तर में काराकोरम, बीच में लद्दाख और सबसे दक्षिण में जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, KLZ। तो चलिए अपनी इस वर्चुअल जर्नी को सबसे उत्तर से काराकोरम से शुरू करते हैं। इसका पुराना नाम कृष्णगिरी था ना? जी, कृष्णगिरी यानी काला पर्वत। और इसे एक और बहुत पावरफुल नाम दिया गया है, द बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़। ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसका कोई गहरा मतलब होगा। इसका बहुत गहरा मतलब है। इसे एशिया का जियोलॉजिकल पिलर समझिए। ये वो पॉइंट है जहां दुनिया की कई बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट और रिवर सिस्टम्स को प्रभावित करती हैं। तो ये सिर्फ एक रेंज नहीं बल्कि एक कॉन्टिनेंटल पिवट पॉइंट है। और यहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। हाँ, यहीं पर है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। 8,611 मीटर्स की ऊंचाई। और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल।
सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन K2 की कहानी सिर्फ उसकी ऊंचाई की नहीं है, तो फिर किस चीज की है? उसकी मुश्किल की। माउंटेनियरिंग के दुनिया में इसे सैवेज माउंटेन कहते हैं, सैवेज माउंटेन। जो बहुत हाई है। ये नाम ही सब कुछ बता देता है। और K2 की लोकेशन को लेकर भी एक जियोपॉलिटिकल एंगल है। सही कहा। हाँ, और ये समझना जरूरी है, K2 इस समय पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है, अच्छा, लेकिन भारत POK को अपना अभिन्न अंग मानता है, इसलिए ऑफिशियली K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो काराकोरम सिर्फ ऊंची चोटियों का घर नहीं है, यहाँ तो ग्लेशियर भी बहुत है। बिल्कुल, ध्रुवीय क्षेत्रों, पोलर रीजन्स के बाहर दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स यहीं काराकोरम में हैं, और इनमें सबसे मशहूर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन नाम सुनते ही दिमाग में एक ही बात आती है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। ये सोचकर ही सिहरन होती है। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। जरा सोचिए, हम 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई की बात कर रहे हैं, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बाप रे। यहाँ लड़ाई दुश्मन से उतनी नहीं जितनी प्रकृति से है। ये इंसान के धीरज और सहन शक्ति का अल्टीमेट टेस्ट है। और यहीं पर 1984 में भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। हाँ, ऑपरेशन मेघदूत। ये साल और ऑपरेशन का नाम दोनों ही याद रखना जरूरी है। जी हाँ, ये मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे साहसी ऑपरेशंस में से एक है। सियाचिन पर कब्जा करने का मतलब है इस पूरे इलाके पर नजर रखना। और सियाचिन के अलावा भी यहाँ ग्लेशियर हैं। हाँ, यहाँ हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो जैसे विशाल ग्लेशियर भी इसी काराकोरम रेंज का हिस्सा है। ये ग्लेशियर हमारी नदियों के लिए वाटर टावर की तरह हैं। तो काराकोरम मतलब सैवेज माउंटेन्स, जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी और दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे बैटल ग्राउंड्स, ये सच में लैंड ऑफ जायंट्स है। ज्योग्राफी और ऐसे ही अन्य विषयों पर और गहराई से जानकारी के लिए आप स्टडी वर्ल्ड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता है मिशन कंपाउंड गेट के सामने, झांसी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9451-60975 पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब काराकोरम के इस बर्फीले और विशाल संसार से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। हमारी वर्चुअल जर्नी में अगली रेंज है लद्दाख। हाँ, काराकोरम और जास्कर के बीच में। बिल्कुल, ये एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, मतलब ऊंचाई पर स्थित ठंडा रेगिस्तान। और यहीं से एक बहुत ही ऐतिहासिक नदी भी गुजरती है, सिंधु नदी, द इंडस रिवर। जी, और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, तो जवाब है लद्दाख और जास्कर। और लेह शहर? लेह शहर इसी सिंधु नदी के दाहिने किनारे यानी राइट बैंक पर बसा है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये नदियां इतनी विशाल और ऊंची माउंटेन रेंजेस के बीच से अपना रास्ता कैसे बना लेती हैं? क्या नदी पहले थी या पहाड़? ये एक बेहतरीन सवाल है। सिंधु एक एंटीसीडेंट रिवर है। इसका मतलब है कि ये नदी इन पहाड़ों के बनने से भी पहले से बह रही थी। पहले से? हाँ, जैसे जैसे हिमालय और ट्रांस हिमालय की रेंजेस करोड़ों सालों में धीरे धीरे ऊपर उठी, इस शक्तिशाली नदी ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और वो पहाड़ों को काटती चली गई। तो हाँ, नदी पहाड़ों से भी पुरानी है। वाओ, द रिवर इज ओल्डर देन द माउंटेन्स। ये तो दिमाग चकरा देने वाली बात है। लद्दाख के बारे में दो और बातें बहुत मशहूर हैं। एक तो ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। हाँ, द लद्दाख प्लेटो इज द हाईएस्ट प्लेटो इन इंडिया। ये एक विशाल, ऊंचा और समतल रेगिस्तान है। और दूसरा? यहाँ बारिश बहुत कम होती है। बिल्कुल, लेह में भारत में सबसे कम वर्षा यानी लीस्ट रेनफॉल होती है। और इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि मॉनसून के बादल यहाँ तक नहीं पहुँच पाते? इसका कारण है रेन शैडो इफेक्ट। रेन शैडो इफेक्ट। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए कि हिमालय एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार है। जब मॉनसून के बादल, जो पानी से भरे हैं, दक्षिण से आते हैं तो वो इस दीवार से टकराते हैं और ऊपर उठते हैं। हाँ, ऊपर उठने पर मजबूर होते हैं, ठंडे होते हैं और अपना सारा पानी दीवार के एक तरफ ही बरसा देते हैं, जैसे कोई निचोड़ी हुई स्पंज हो। बिल्कुल, जब तक ये बादल उस ऊंची दीवार को पार करके दूसरी तरफ, जहां लेह है, पहुंचते हैं, वो एक निचोड़ी हुई स्पंज की तरह बिल्कुल सूखे हो चुके होते हैं। अच्छा, तो इसलिए लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। बर्फ तो है लेकिन बारिश नहीं। एग्जैक्टली। क्या शानदार तरीके से समझाया।
तो काराकोरम के बाद लद्दाख की कहानी है, एक पुराना दरिया और सूखे बादलों की। अब हमारी यात्रा के तीसरे और आखिरी ट्रांस हिमालयन पड़ाव पर आते हैं, जास्कर रेंज। जास्कर रेंज लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। ये एक तरह से ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच एक बाउंड्री का काम करती है। अक्सर किताबों में इसका जिक्र बस KLZ के Z के तौर पर खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी अपनी क्या पहचान है? जास्कर सिर्फ एक चट्टानी दीवार नहीं है, ये अपनी यूनिक कल्चर और कठिन जीवन शैली के लिए जाना जाता है। सर्दियों में ये इलाका भारी बर्फबारी के कारण बाकी दुनिया से कट जाता है। और यहीं पे वो मशहूर चादर ट्रैक होता है। जी हाँ, चादर ट्रैक। सर्दियों में जब जास्कर नदी जम जाती है तो वो एक बर्फ की चादर बन जाती है। स्थानीय लोग और एडवेंचरस ट्रैकर्स इसी जमी हुई नदी पर चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनक्रेडिबल। मतलब ये सिर्फ KLZ का एक अक्षर नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन एंड्योरेंस की एक जीती जागती मिसाल है। तो अगर हम अपनी इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें। हाँ, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपनी यात्रा उत्तर से शुरू की। सबसे पहले हम आए जायंट्स के देश काराकोरम में, जहाँ K2 और सियाचिन है। फिर हम दक्षिण में आए लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट में, जहां हमने हिमालय से भी पुरानी सिंधु नदी और रेन शैडो इफेक्ट को समझा। और आखिर में हम पहुंचे जास्कर, जिसने हमें जमी हुई नदी पर चलने वाले चादर ट्रैक की कहानी सुनाई। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उत्तर से दक्षिण, ये क्रम ही इस पूरे रीजन की ज्योग्राफी को अनलॉक करने की चाबी है। तो आज हमने भारत के भौतिक विभाजन का एक ओवरव्यू लिया और ट्रांस हिमालय की इन तीनों महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं की गहराई को समझा। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि कहानियों, इतिहास और विज्ञान का खजाना है। हमने K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सियाचिन ग्लेशियर, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहते हैं, 1984 के ऑपरेशन मेघदूत और लद्दाख के रेन शैडो जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर भी चर्चा की। इस तरह की और डिस्क्रिप्टिव क्लासेस के लिए स्टडी वर्ल्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। आप हमसे हमारे YouTube चैनल स्टडी वर्ल्ड झांसी और Instagram हैंडल स्टडी वर्ल्ड झांसी पर भी जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी वर्ल्ड ऑफिशियल। यहाँ आपको क्लासेस से जुड़े अपडेट्स और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। इसी भी जानकारी के लिए हमें 9451600075 पर कॉल करें या हमारे सेंटर पर विजिट करें, इन फ्रंट ऑफ मिशन कंपाउंड गेट झांसी। अगली बार हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और प्रवेश करेंगे महान हिमालय की दुनिया में। जानने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने आज जिन पहाड़ों की बात की, वे आज भी बढ़ रहे हैं, हर साल कुछ मिलीमीटर। मतलब ये सिर्फ पत्थर की दीवारी नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेती हुई जियोलॉजिकल स्टोरी है जो अब भी लिखी जा रही है।